लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिराइव किया था टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा, याद है? यस सर। और इस टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा पर एक दो सम देखे थे, दो तीन सम देखे थे, सारे सम थे आपके रॉड वाले, अगर याद हो तो। टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा पे ये सब देखे थे, रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर एक्सीलरेशन, और फिर ये एक दो दो सम देखे थे, ठीक है। तो टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा पे कुछ फंडामेंटल सम अभी देखेंगे। टॉर्क निकालना आता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना आता है, एंगुलर एक्सीलरेशन भी पता है, तो इसमें से कुछ दिया रहेगा, कुछ ढूंढना होगा। अल्फा इज एंगुलर एक्सीलरेशन, आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और टाउ ये हमारा टॉर्क है। तो इसमें कुछ छोटे छोटे प्रॉब्लम कल थोड़े प्रैक्टिस कर लो। दो तीन फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन जरा प्रैक्टिस करके देखो तो क्या है। वर्क पावर एनर्जी भी पढ़ चुके हो आप लोग ना? ठीक है, थोड़ा बहुत कहीं कहीं जरूरत होगी तो देखते हैं। पावर क्या होता है? फोर्स अपॉन टाइम, मतलब वर्क डन अपॉन टाइम। वर्क डन अपॉन टाइम, तो रेट ऑफ वर्क डन को पावर कहते हैं। और मतलब फॉर्मूला एफ इंटू वी भी होता है पावर, ये मालूम है ना? यस सर। फोर्स इंटू वेलोसिटी। अच्छा ठीक है, देखते हैं, देखो वो क्वेश्चन में आएगा तभी, इसका कोई बहुत ज्यादा मीनिंग नहीं है, क्वेश्चन के थ्रू ही सीखेंगे, क्योंकि बहुत सारे टर्म्स हैं जो ट्रांसलेशनल मोशन के एज इट इज यहाँ पर यूज होते हैं। तो कोशिश करो कर लिए सब कुछ सम, एकदम छोटे छोटे सम हैं नीड के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर रेडियस ऑफ गायरेशन भी बताया था, रेडियस ऑफ गायरेशन बताया था। यस सर। ठीक है, देखो प्रैक्टिस करो पहले छोटे छोटे सम को, फिर आगे बढ़ते हैं। दिख रहा है? कोशिश कीजिए।
कुछ आया? बोलो, फर्स्ट सेकंड थर्ड थ्योरेटिकल है, फर्स्ट हुआ फर्स्ट हुआ तो सी आएगा क्या? देखते हैं। A body is rotating uniformly about a vertical axis fixed in inertial frame. तो ये कोई बॉडी हो गया किसी भी शेप साइज का, वर्टिकल एक्सिस खुद समझ लोगे इसमें क्या। वर्टिकल एक्सिस मतलब ये ऐसा, इसके अबाउट ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा है। द रिजल्टेंट फोर्स पूछा है, तो अगर ऐसे रोटेट कर रहा है तो टॉर्क या तो क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज होगा, यही दो बातें हो सकती हैं। यस सर। अच्छा, तो the resultant force on the particle of the body not on the axis is, अब जो एक्सिस पर नहीं है, जैसे यहाँ पर पार्टिकल है, तो रिजल्टेंट फोर्स कहता है वर्टिकल होगा। पॉसिबल है क्या? रिजल्टेंट एक्सिस वर्टिकल है, रिजल्टेंट फोर्स भी वर्टिकल होगा, तब तो इसको ऐसे घूमना चाहिए, यस ऐसे सर। या ऐसे? यस सर। ऐसे तो नहीं घूमना चाहिए ना। तो ऑप्शन ए रॉन्ग हो गया, ऑप्शन ए रॉन्ग हो गया। सबको समझ आया? हाँ यस सर। बी हॉरिजेंटल लाइन एस्क्यू विद द एक्सिस, और सी हॉरिजेंटल लाइन इंटरसेक्टिंग द एक्सिस। अगर फोर्स एक्सिस से पास कर जाएगा, अगर फोर्स हमारा एक्सिस से पास करेगा तो उसका तो कोई टॉर्क नहीं होगा। यस सर। समझे? अगर मान लो फोर्स इस लाइन से एक्सिस से पास करता है तो उसका टॉर्क जीरो होगा ना। टॉर्क क्या होता है? आर क्रॉस एफ। तो एक्सिस से पास करेगा मतलब आर जीरो हो जाएगा, है ना। यस सर। तो इंटरसेक्टिंग द एक्सिस ये भी रॉन्ग हो जाएगा। एस्क्यू विद द एक्सिस, एस्क्यू विद द एक्सिस मतलब एक्सिस से कुछ एंगल होगा ऐसा। एस्क्यू विद द एक्सिस का मतलब है एक्सिस से कुछ एंगल होगा। तो एक्सिस से एंगल होने का मतलब है कि एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है कि नहीं, ये तो क्लियरली कहा ही नहीं है। समझे मेरी बात? नो सर। नहीं, एस्क्यू विद द एक्सिस का मतलब है देखो, दो एस्क्यूड लाइन का क्या मतलब होता है कि उन दोनों के बीच कुछ एंगल हो, यही मतलब होता है ना। यस सर। एक मिनट। हाँ, कहाँ लिखा है? हॉरिजेंटल एंड एस्क्यू विद द एक्सिस, हॉरिजेंटल एंड इंटरसेक्टिंग द एक्सिस। तो देखो, एक्सिस है वर्टिकल, कैसे समझाऊं? एक्सिस है वर्टिकल और जो फोर्स है ये है हॉरिजेंटल एंड इंटरसेक्टिंग द एक्सिस। तो हॉरिजेंटल एंड इंटरसेक्टिंग द एक्सिस मतलब एक्सिस से पास करेगा ऐसा।
Yes, हाँ sir. सर। तो जब एक्सिस से पास करेगा तो इस फोर्स का इस एक्सिस के अबाउट कभी कोई टॉर्क नहीं होगा ना। No, sir. यस सर। अच्छा, हॉरिजेंटल एंड स्क्यू विद द एक्सिस। स्क्यू विद द एक्सिस का मतलब है कि ये फोर्स और इस फोर्स के बीच कुछ एंगल है। कुछ एंगल का मतलब ये समझाना मुश्किल है। मेरे कहने का मतलब है, तो डायग्राम एक बार ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं एक बार फिर से। ये हो गया एक्सिस वाला लाइन, मान लो ये हो गया एक्सिस वाला लाइन, और ऑब्जेक्ट पर जो फोर्स लगेगा, कोई भी पॉइंट जो एक्सिस पर नहीं है उस पर जो फोर्स लगेगा वो ऐसा है। अगर ये हॉरिजेंटल प्लेन में है, वर्टिकल प्लेन में नहीं है, मतलब ऐसे। हाँ, तो जो पार्टिकल एक्सिस पर नहीं है ध्यान से देखिए, जो पार्टिकल एक्सिस पर नहीं है और अगर रोटेट कर रहा है तो इस पर फोर्स तो इस तरह से लगेगा ना कि इस पर इस एक्सिस के अबाउट ऐसा कुछ टॉर्क दे, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो उसके लिए इस फोर्स का एक कंपोनेंट परपेंडिकुलर होना चाहिए एक्सिस, आई मीन इस रेडियस वेक्टर वाले लाइन के, Yes, sir. है ना। अच्छा, समझना ये है कि अगर ये परपेंडिकुलर नहीं है, मान लो ऐसा है, तो इसके फोर्स का एक कंपोनेंट ये वाला टॉर्क देगा और दूसरा कंपोनेंट इधर लगेगा, है ना। तो अगर इंटरसेक्ट किया एक्सिस को, तो एक्सिस को जो फोर्स इंटरसेक्ट करेगा उसका टॉर्क तो जीरो हो जाएगा ना। जैसे अगर इस पर फोर्स इधर लगता ऐसे, तो इस फोर्स का इस एक्सिस के अबाउट टॉर्क जीरो होता। इंटरसेक्टिंग का मतलब समझ आया, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, Yes, sir. तो इंटरसेक्टिंग नहीं होगा, ये बात समझ आया। Yes, sir. है ना, तो वर्टिकल नहीं होगा और इंटरसेक्टिंग नहीं होगा। स्क्यू विद द एक्सिस का मतलब है कि कोई एंगल बना रहा है, तो कोई एंगल थीटा इस तरह का बना सकता है कि जिसका एक कंपोनेंट ऐसा हो जो इस पर परपेंडिकुलर हो एक्सिस पर। आया समझ में? यस सर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, one end of uniform rod mass m length L is clamped. The rod lies on a smooth horizontal surface. The rod is rotated about clamped in a uniform velocity omega. The force exerted by the clamp on the rod has a horizontal component. ये तो पिछली बार देखे थे। स्मूथ हॉरिजेंटल सरफेस पर है ना, तो स्मूथ हॉरिजेंटल सरफेस का मतलब है ये एंड क्लैम्प्ड है और इस पर ये रोटेट कर रहा है, तो इसका खुद mg नीचे लग रहा होगा, है ना,
और ग्राउंड का सरफेस नॉर्मल ऊपर लग रहा होगा, और ये रोटेट तो हॉरिजेंटल प्लेन में कर रहा है और कांस्टेंट एंगुलर स्पीड से कर रहा है, ऐसा लिखा हुआ है। तो ओमेगा कांस्टेंट है, मतलब अल्फा 0 है, मतलब टॉर्क 0 है ना। तो फोर्स exerted by the clamp on the rod has horizontal component। तो अब देखिए, तो टॉर्क 0 है। अब इसका सेंटर ऑफ मास, ये तो L/2 रेडियस के सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है ना। L/2 रेडियस के सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, मतलब L/2 रेडियस के सर्कुलर पाथ में मूव करने के लिए जो हॉरिजेंटल फोर्स चाहिए वो कौन देगा? वही क्लैंप देगा। तो m ओमेगा स्क्वायर L/2, ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, इतना जरूर चाहिए इसको, समझ रहे हो? L/2 वाला समझाओ ना। अरे सेंटर ऑफ मास रॉड का बीच में होगा, हाँ सर। तो इसका सेंटर, इसका सर्कुलर मोशन इस रॉड का जिस रेडियस पर होगा वो तो L/2 होगा ना। तो L/2 रेडियस पर ओमेगा स्पीड से सर्कुलर मोशन करने के लिए m ओमेगा स्क्वायर L/2 फोर्स चाहिए, और ये हॉरिजेंटल सरफेस पर रखा हुआ है। हॉरिजेंटल सरफेस पर रखा हुआ है तो हिंज के अलावा कोई और फोर्स दे ही नहीं सकता है, हिंज बोलो या क्लैंप बोलो। तो क्लैंप इतना फोर्स दे रहा होगा, है ना। Yes, sir. तो m ओमेगा स्क्वायर L/2 डी आंसर होगा। क्लियर है? Yes, sir. या ऐसा सोच सकते हैं, एक बार रुको इंटीग्रेट करके, कि अगर हर पॉइंट को जो फोर्स चाहिए, यहाँ से एक डिस्टेंस पर अगर हम dx लेंथ ले लेंगे तो सबको सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, 0 से L तक उसको इंटीग्रेट कर देंगे, यही आना चाहिए उससे भी, मतलब रिजल्ट यही आएगा शायद। शायद क्या, देखो ऐसे करके x रेडियस पर dx लेंथ ले लेंगे तो उसको जो फोर्स df चाहिए वो क्या होगा? dm ओमेगा स्क्वायर x, dm हो जाएगा लैम्डा इंटू डी एक्स, तो लैम्डा इंटू डी एक्स ओमेगा स्क्वायर एक्स, तो लैम्डा ओमेगा स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो टोटल फोर्स क्या होगा? इसी को इंटीग्रेट कर दो, लैम्डा मतलब मास पर यूनिट लेंथ, m/l, ओमेगा स्क्वायर एक्स डी एक्स को 0 से l, तो भी यही आएगा ना, लिख रहा है। Yes, sir. मतलब या तो मैंने सेंटर ऑफ मास को लेके कर लिया, अदरवाइज ऐसा, यहाँ से x डिस्टेंस पर जो पॉइंट मास होगा वो x रेडियस के सर्कल पे घूमेगा, तो उसको कितना फोर्स चाहिए, तो 0 से l तक इंटीग्रेट कर देंगे तो सबको कितना फोर्स चाहिए। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स देने के लिए सिर्फ हिंज है, क्लैंप्ड है, और कुछ है नहीं, तो क्लैंप कितना फोर्स देगा। आया समझ में? Yes, sir. क्वेश्चन नंबर थर्ड अटेम्प्ट किए हो कि नहीं? कर रहे sir. ठीक है, करो।
तो देखो इधर, तुम ही लोग सॉल्व करना, मैं नहीं करूंगा, मैं जस्ट एक चीज बता दूं, इसलिए मैंने पूछा वर्क पावर एनर्जी पढ़े हो कि नहीं। काइनेटिक एनर्जी मालूम है? Yes, sir. Yes, sir. तो जैसे काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर होता है, वैसे ही रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी होगा। कॉमन सेंस है वैसे। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर ही है, बट थोड़ा सा एक बार देख लो कैसे, तो समझ आ जाएगा। कोई एक रिजिड बॉडी है, मान लो ये रोटेट कर रहा है किसी एक्सिस के अबाउट, ओमेगा स्पीड से। तो कोई भी एलिमेंट्री मास dm जो एक्सिस से x डिस्टेंस पर है, तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी? ओमेगा एक्स होगी। Yes, sir. तो इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ एम वी, दैट इज ओमेगा एक्स का होल स्क्वायर, दैट इज हाफ ओमेगा स्क्वायर डी एम इंटू एक्स स्क्वायर, ऐसा होगा। Yes, sir. तो जो टोटल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ कांस्टेंट ओमेगा स्क्वायर कांस्टेंट, ये समेशन ऑफ dm इंटू एक्स स्क्वायर यही होगा। और ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर होती है। तो अगर ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी के लिए हाफ आई ओमेगा स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करेंगे, सेम एज हाफ एम वी स्क्वायर फॉर ट्रांसलेशनल मोशन। क्लियर है? Yes, sir. इसको कॉपी कर लो, फिर क्वेश्चन नंबर 3 अटेम्प्ट करो जरा फिर से। इसको पहले कॉपी कर लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 अटेम्प्ट कीजिएगा। क्योंकि ये छोटा छोटा जो कॉन्सेप्ट है ट्रांसलेशन का, वो प्रॉब्लम के थ्रू ही सीखेंगे। लिख लिए? Yes, sir. सर एक मिनट। हो गया? यस सर। सबने लिख लिया? सर एक मिनट। सर ओमेगा एक्स समझाओ। क्या? ओमेगा एक्स। एंगुलर स्पीड ओमेगा है और रेडियस एक्स है, तो लीनियर स्पीड उसका क्या हो जाएगा?
अच्छा लीनियर सॉरी ये कुछ नहीं, हाफ mv² है। ये जो मैंने लिखा है इसके ऊपर सिंपल है, हाफ mv², यही होता है काइनेटिक एनर्जी ना। हाँ सर समझा हो गया। हाँ अब क्वेश्चन नंबर 3 देखो। रॉड इनिशियली ऐसा था, तो यहाँ से जब इसको गिराएंगे तो ये ऐसे नीचे आएगा। जैसे इस रॉड को यहाँ से गिराएंगे तो ये ऐसे नीचे आएगा, हाँ या ना? हाँ सर। Yes, sir. तो इनिशियली ऐसा था, तो जब यहाँ पर होगा तो इस समय इसके पास इधर कुछ वेलोसिटी होगी, एंगुलर वेलोसिटी रॉड के पास वर्टिकल पोजीशन में। Yes, sir. तो यही वाला ओमेगा पूछा Yes, sir. है ना? तो ये इनिशियल पोजीशन है और ये फाइनल पोजीशन है। अब देखो, जैसे जैसे ट्रांसलेशन में हम लोग वर्क पर एनर्जी में एनर्जी कंजर्व करते थे, वैसे ही अगर इसमें करें तो देखिएगा ध्यान से, अप्लाइंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। यहाँ पर केवल पोटेंशियल एनर्जी है, अगर इसको रेफरेंस लूं तो। Yes, sir. यस सर। अच्छा, फाइनल पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी mgl/2 है। बोलो। और जो काइनेटिक एनर्जी बच गया वो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर है, यही ओमेगा ढूंढना है। समझे आप लोग? तो mgl/2 प्लस अरे इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पर रहेगा ना, l/2 हाइट पर। तो पहले l हाइट पर था, इसको रेफरेंस माने तो l, तो पहले पोटेंशियल एनर्जी mgl, अब पोटेंशियल एनर्जी mgl/2 और काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। समझा कि नहीं? Yes, sir. और रॉड का एंड पॉइंट के अबाउट ml²/3, ml, m और एक l गया, 2 गया, तो ओमेगा की वैल्यू हो गई √3g/l। ऐसा कुछ है आंसर? आया समझ में? क्वेश्चन नंबर 3 सबको समझ आया? Yes, sir. ठीक है, तो अपनी भाषा में कॉपी कर लो और फिर 4th 5th 6th देखो।
सर बी है। बी आया, पता नहीं, देखते हैं। अ डिस्क ऑफ रेडियस 2 मीटर, मास 200 kg, जैकेट अपॉन बाय अ टॉर्क 100, इट्स एंगुलर एक्सेलरेशन वुड बी। ठीक है, तो एक्सिस के बारे में बोला नहीं है, एक्सिस के बारे में नहीं बोला है तो हम लोग नेचुरल एक्सिस ही मानेंगे। तो टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा होता है, टॉर्क है 100 न्यूटन मीटर का, तो 100 इज इक्वल टू, न्यूटन मीटर है 100, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क का mr²/2 होता है इंटू अल्फा। तो 100 is equal to 200 into 2 square 4 upon 2 into alpha। 1/4, 0.25 है आंसर। यस सर। 0.25 ये आंसर होगा। आया समझ में? किसी को कोई दिक्कत फोर्थ में? कोई डाउट है किसी को फोर्थ में? नो नो सर। सर। अच्छा, फिफ्थ बोलिए। सर ए। ऑन अप्लाइंग कांस्टेंट टॉर्क, कांस्टेंट टॉर्क से क्या होता है? एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज करता है ना? तो एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज करेगा तो ऑप्शन सी और बी तो नहीं होगा, है ना? यस सर। अच्छा, तो कांस्टेंट टॉर्क है, एंगुलर वेलोसिटी में बी इंक्रीजेज, और ए में है लीनियर वेलोसिटी में बी इंक्रीजेज। तो टॉर्क अगर कांस्टेंट है तो एंगुलर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, एंगुलर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज करेगा। बट में क्यों है? मस्ट होना चाहिए ना। सर लीनियर वेलोसिटी भी इंक्रीज होगा ना? नहीं, लीनियर वेलोसिटी तो जैसे जो एक्सिस का पॉइंट है उसका तो जीरो ही रहेगा ना। क्या सर? बॉडी के एक्सिस का जो पॉइंट है उसका लीनियर वेलोसिटी तो जीरो ही रहेगा। तो लीनियर वेलोसिटी जब तक बोले नहीं कि इस पॉइंट का कोई मीनिंग नहीं है, हर पॉइंट का अलग अलग होगा। यस सर। उसमें से जो पॉइंट एक्सिस पर पास करेगा उसका तो जीरो ही होगा। तो उसमें समझ में आता है, एंगुलर वेलोसिटी में नहीं समझ में आता है। तो एंगुलर वेलोसिटी में इंक्रीज ये वाला आंसर होगा। आया समझ में? यस सर। तो linear velocity zero है। क्या? सर वो एक्सिस के अबाउट जीरो कैसे? टॉर्क जीरो होगा ना? अरे टॉर्क है, जैसे यही रॉड है तो जो पॉइंट यहाँ पर है उसका लीनियर वेलोसिटी तो पहले भी जीरो था, अभी भी जीरो ओके सर। है ना? चेक कीजिए।
सर डी। देखते हैं। Wheel starting with angular velocity 10 radian per second acquire 100 velocity 100 radian per second in 15 seconds. तो 10 से 100 होता है 15 सेकेंड में। तो अल्फा कितना होगा? 100 इज इक्वल टू 10 प्लस 15 इंटू अल्फा, ऐसा होगा। यस। तो अल्फा हो जाएगा 6 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू अल्फा, यही टॉर्क होगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया 10 दे रखा है, तो 10 इंटू 6 दैट इज 60 न्यूटन मीटर। आया समझ में? क्लियर है यहाँ तक? यस। आगे बढ़े। चलो कुछ और छोटा छोटा कॉन्सेप्ट देखो। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी समझ आया। वर्क डन बाय अ फोर्स होता था ना? बोलो, वर्क डन बाय अ फोर्स क्या होता था? Fs cos theta. फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, याद है? Yes, sir. तो वैसे ही वर्क डन बाय अ टॉर्क क्या होगा? टॉर्क इनटू थीटा। तो टॉर्क इनटू डी थीटा का इंटीग्रल, ऐसा होगा। यस। बोलो, यस सर। अगर टॉर्क कांस्टेंट तो टॉर्क इनटू थीटा, नहीं तो वेरिएबल, नहीं तो जैसा होगा इनिशियल एंगल से फाइनल एंगल। ये वर्क डन बाय अ टॉर्क होगा, नया कुछ भी नहीं है इसमें। यस सर। अच्छा, रेट ऑफ वर्क डन को पावर कहते थे। तो अभी भी वही है, नया कुछ नहीं है। तो पावर को बोलेंगे रेट ऑफ वर्क डन। dw बाई dt सही होगा। अगर टॉर्क कांस्टेंट है तो पावर क्या हो जाएगा? टॉर्क इंटू डी थीटा बाई डी टी, दैट इज टॉर्क इंटू ओमेगा, ऐसा होगा। आपको याद होगा फोर्स कांस्टेंट होता था तो पावर फोर्स इंटू वेलोसिटी होता था। Yes, sir. तो यहाँ पर टॉर्क इंटू एंगुलर वेलोसिटी है और कुछ नहीं। आया समझ में? तो ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है जो आप ट्रांसलेशन में पढ़ चुके हैं, केवल रोटेशन में उसको यूज करना है। सर एक बार वो लास्ट स्टेप समझाओ ना। ये हाँ सर। तो देखो dw बाई डी टी, तो dw को हम लिखेंगे टॉर्क इंटू डी थीटा बाई डी टी। तो अगर टॉर्क कांस्टेंट है तो टॉर्क इंटू डी थीटा बाई डी टी, और डी थीटा बाई डी टी ओमेगा होता है। ओके ओके समझा। ठीक है, ये दोनों पॉइंट कॉपी कर लीजिए।
डन सर। हो गया? अब एक बार इसको कोशिश कीजिए। पीछे क्वेश्चन नंबर कितना तक था? 6 तक। तो अब उसके आगे
डन सर। हो गया सबका? बोलो। यस सर। सबने कर लिया या कर रहे हो? सही सही बताओ। सर एक मिनट। ठीक है, कोशिश करो थोड़ा और।
बोलो हो गया सबका? Yes, sir. ठीक है। तो 7 100 हॉर्स पावर है, स्पीड है 1800 रेडियन पर मिनट। तो टॉर्क चाहिए, तो हम 100 हॉर्स पावर को हम लोग वॉट में कन्वर्ट करते हैं, तो कितने से मल्टीप्लाई करते हैं? 746. कितना? 746। तो ये वॉट हो गया। दिस इज इक्वल टू टॉर्क इंटू ओमेगा। तो टॉर्क ओमेगा है 100 रेडियन 1800 रेडियन पर मिनट। तो 1800 अपॉन 16 इतना रेडियन पर सेकेंड होगा। Yes, sir. तो टॉर्क हो गया 7460 अपॉन 3 कितना आएगा? 2487. 8 नहीं Yes, होगा sir. ये, 24 होगा। हाँ, डी आंसर। ठीक है, वॉट सेकेंड आया था सबको? Yes, sir. वेरी गुड। नेक्स्ट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी चाहिए पर मिनट। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर होता है, बताया था। So 1000 is equal to half मोमेंट ऑफ इनर्शिया 20 और ये ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। तो ओमेगा की वैल्यू हो गई 10 रेडियन पर सेकेंड और हमें एंगुलर फ्रीक्वेंसी पर मिनट चाहिए। तो फ्रीक्वेंसी का मतलब नंबर ऑफ रोटेशन पर मिनट है ना। Yes, sir. तो 10 अपॉन 2 पाई इंटू 60 कर देंगे, तो ये रोटेशन पर मिनट हो जाएगा। एक रोटेशन में 2 पाई रेडियन होता है, तो 10 अपॉन 2 पाई हो गया और ये 1 सेकेंड का है, तो 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 मिनट का हो जाएगा। आया समझ में? Yes, sir. तो 300 अपॉन पाई रिवॉल्यूशन पर मिनट, ये हमारा आंसर होगा। तो 2 पाई से डिवाइड। क्या सर हम 2 पाई से डिवाइड करते हैं। एंगुलर स्पीड का यूनिट क्या है? रेडियन पर सेकेंड। मुझे क्या चाहिए? रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। तो एक रिवॉल्यूशन में 2 पाई रेडियन होता है। अच्छा हाँ 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 सर समझ। 9th हुआ। Yes, sir. तो अभी ऊपर बताया था लीनियर पावर इज एफ डॉट वी होता था, तो वैसे ही एंगुलर पावर क्या होगा? टॉर्क डॉट ओमेगा। टॉर्क कितना है? आई प्लस 2J प्लस 3K डॉट 2I प्लस 3J प्लस 4K। तो 2 प्लस 6 प्लस 12, तो ये 20 वॉट होगा। Yes, sir.
आया समझ में? हाँ सर। आया का आंसर? Yes, sir. Yes sir. Very good. 10th. A torque of 2 Newton meters produces an angular acceleration of 2 radian per second. So radius of gyration is 2 meters. तो मास पूछा है. तो इस डेटा से मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल गया. That is 2/2 1 kg मीटर स्क्वायर मिल गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया. Yes, sir. और मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? मास इनटू रेडियस ऑफ गाइरेशन का स्क्वायर. तो रेडियस ऑफ गाइरेशन 2 मीटर दिया है, तो मास हो जाएगा 1/4 kg. Yes, sir. आया समझ में? Yes sir. एकदम फॉर्मूला बेस्ड है. कोई दिक्कत किसी को अभी तक? No, sir. ठीक है. इसी पे बेस्ड अब थोड़ा सा अच्छा वाला 1-2 क्वेश्चन कर लेते हैं. ये सब तो डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड था. अब थोड़ा दिमाग लगाने वाला 1-8 क्वेश्चन और करते हैं. ये दोनों करो, 2 क्वेश्चन और.
आया कुछ 11th का? नो सर, ट्राई कर रहे हैं sir. कोशिश कीजिए। देखो, ये एक नया कॉन्सेप्ट है आप लोगों के लिए। सब लोग ध्यान से देखिए। प्रॉब्लम के थ्रू ही ये सारे कॉन्सेप्ट सीखे जा सकते हैं। सब लोग देखो, ये ऐसे नहीं होगा। आवाज आ रही है? यस सर। So mg/3 is applied on the upper surface. सब ध्यान से सुनेगा, कितना अच्छा क्वेश्चन है। तो ये अपर सरफेस पर यहाँ mg/3 फोर्स लगाया। mg तो यहाँ पर लगेगा सेंटर पर, है ना? यहाँ तक कोई दिक्कत? नो सर। No, sir. साइड लेंथ अगर a है, सब ध्यान से सुनो, देखो कितना कॉमन सेंस का ब्यूटीफुल क्वेश्चन है ये। अगर साइड लेंथ a है तो ये जो ऊपर वाला mg/3 फोर्स है, उसकी वजह से इस क्यूब को ऐसे टॉपल कर जाना चाहिए। मतलब उसका टॉर्क ऐसे लगेगा, इसका टॉर्क कैसे लगेगा? किसके अबाउट? इसके अबाउट मान लो, किसी के अबाउट ले सकते, तो मान लो मैंने इसके अबाउट लिया। ये विजुलाइज कर पा रहे हो कि नहीं? यस सर। Yes, sir. पक्का? सर एक बार समझो। जैसे मान लो ये एक क्यूब है, तो इस पर फोर्स अगर इधर लगेगा तो ये ऐसे गिरेगा ना, ऐसे ऐसे समझो, ये ऐसे है। इस पर अगर फोर्स हम इधर लगाएंगे तो ये ऐसे टॉपल करेगा, हाँ तो इसके अबाउट टॉपल करेगा। वो जो मैंने ब्लू से लाइन ड्रॉ करा है डीप सा, अच्छा, तो ये mg/3 के कारण इधर टॉपल करेगा, और ये जो mg इसका खुद का वेट है, ये इसको रोकेगा इधर की ओर टॉपल करने से। तो mg/3 का टॉर्क क्लॉकवाइज होगा और mg का एंटी क्लॉकवाइज होगा। ये दोनों बात समझ आती है? यस सर। अच्छा, तो इसको F कह देते हैं। तो टॉर्क ड्यू टू F कितना होगा? mg/3। हाँ, कितना होगा बेटा? बता, मुझे फर्क सकता है कितना होगा? mg/3।
mg इंटू ए अपॉन 3 और किधर होगा, क्लॉकवाइज होगा। अच्छा साथ ही साथ फ्रिक्शन भी लग रहा है, तो फ्रिक्शन तो नीचे वाले सरफेस पर ही लगेगा ना। तो इस फ्रिक्शन के कारण कोई टॉर्क नहीं होगा। नो सर। टॉर्क ड्यू टू ग्रेविटी कितना होगा, √2a/2। नहीं, ग्रेविटी का फोर्स इधर है अच्छा a/2 होगा। और एक्सिस इधर है, तो a/2 होगा ना। यस सर यस। और किस डायरेक्शन में होगा, एंटी क्लॉकवाइज। होगा ऐसा। यस सर। कौन सा टॉर्क ज्यादा है अभी। अच्छा एक बात और, फ्रिक्शन का टॉर्क कितना होगा, जीरो, क्योंकि ये फोर्स इस एक्सिस पर परपेंडिकुलर है ना। सर वो टॉर्क इस ड्यू टू फोर्स का, ग्रेविटी, सॉरी बेटा, सर टॉर्क ड्यू टू ग्रेविटी वाला नहीं समझ आया, mg इंटू a/2। अच्छा mg इधर लगेगा, सेंटर ऑफ मास एग्जैक्टली बीच में। यस सर। तो ये हमारा फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन है और इसका एक्सिस से डिस्टेंस a/2 होगा। ओके सर, यस सर। तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो mg इंटू a/2। हाँ सर, आ गया समझ में। सर वो a/3 डिस्टेंस कैसे आएगा? क्या, a/3 डिस्टेंस अरे कैसे? a/3 डिस्टेंस नहीं है, mg/3 फोर्स है और डिस्टेंस a है। ओके फ्रिक्शन का फिर टॉर्क जीरो होगा। बोलिए, फ्रिक्शन फोर्स तो सरफेस पर लगेगा ना। यस सर। हाँ सर। तो फोर्स और परपेंडिकुलर और एक्सिस, तो ये फोर्स का लाइन एक्सिस से पास कर रहा है, एक्सिस पर परपेंडिकुलर है, यस सर। तो हाँ ये सर। जीरो होगा। यस सर। इस फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन एक्सिस पर, एक्सिस से पास कर रहा है, तो जीरो होगा ना। यस सर यस सर। आर क्रॉस एफ, थीटा जीरो हो गया, तो फ्रिक्शन का टॉर्क हो गया जीरो। अब फोर्स क्या बचा, नॉर्मल रिएक्शन बचा। तो नॉर्मल रिएक्शन कहाँ लग रहा है नहीं पता मुझे, वही ढूंढना है, द डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ mg एंड नॉर्मल रिएक्शन। तो नॉर्मल रिएक्शन मैं मान लेता हूँ यहाँ पर लग रहा है, इसका डिस्टेंस mg से कितना है वो ढूंढना है, तो मान लो x है। तो ये अगर x है मीन्स ये डिस्टेंस a/2 माइनस x होगा। होगा, बोलो। यस सर। और नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू तो mg के बराबर ही होगी ना, यस सर। यस सर। y में इक्विलिब्रियम के लिए।
तो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू हो गई mg। तो नॉर्मल रिएक्शन अगर यहाँ पर है तो टॉर्क कितना हो जाएगा, mg इंटू a/2 माइनस एक्स, किधर की ओर, क्लॉकवाइज होगा। यस सर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है फंडामेंटल समझने के लिए। अब अगर ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में है तो तीनों का सम 0 होना चाहिए। यस सर। यस सर। तो नेट टॉर्क, रिजल्टेंट टॉर्क 0 होना चाहिए। मीन्स mg इंटू a/3, क्लॉकवाइज को अगर पॉजिटिव मान लो तो माइनस mg इंटू a/2 प्लस mg इंटू a/2 माइनस x, दिस शुड बी इक्वल टू 0 होगा। यस सर। तो ये टर्म कैंसिल होगा। तो x की वैल्यू a/3 मिलेगी। बोलो। यस सर। यस सर। ऑप्शन में है ऐसा कुछ, a/3 बी। आया समझ में। इसमें म्यू का कोई रोल नहीं है, यूं ही दिया हुआ है। सिर्फ ये बताने के लिए कि ये आगे ट्रांसलेट नहीं कर रहा है, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, म्यू एस इंटू 1, मतलब ये mg/2 हो जाएगा मैक्सिमम। और इधर mg/3 है, मतलब आगे ट्रांसलेट नहीं कर रहा है, ये पक्का है। बस कैलकुलेशन में उसकी जरूरत नहीं है। यस। समझ के एक एक स्टेप खुद से लिखो, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये। इसकी कोई थ्योरी नहीं है, इसी तरह के क्वेश्चन से समझते हैं। हो गया सर। यस सर, डन। यस सर।
लिख लिया सबने? Yes, sir. Yes, sir. आगे बढ़े। क्वेश्चन भी सिमिलर है। इसमें ए अगर यहाँ से आगे बढ़ना शुरू करता है तो क्या निकालना? वेरिएशन ऑफ नॉर्मल रिएक्शन ऑन सपोर्ट ए कैसे चेंज होता है वो देखना है हम लोग। देखिएगा क्या क्या है, 4 मीटर, 1 मीटर, 1 मीटर, मास वास दिया है कुछ? अच्छा, मुझे तो सिर्फ वैल्यू चेक करनी है, मतलब ग्राफ देखना है। इसलिए देखो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है फंडामेंटल समझने के लिए। ये ऐसा है, इधर से 1 मीटर पर ये मान लो नॉर्मल रिएक्शन है N1। इधर से 1 मीटर तक ये नॉर्मल रिएक्शन है N2, और N1 N2 के बीच 4 मीटर है। ये डिस्टेंस 1 मीटर है और ये डिस्टेंस भी 1 मीटर है। कोई दिक्कत? इस पॉइंट को बोला है x इज इक्वल टू 0 लेने के लिए। क्वेश्चन में लिखा हुआ है यहाँ पर x इज इक्वल टू 0, है ना? यस सर। कोई भी आदमी मान लो यहाँ पर है, मतलब इसका डिस्टेंस यहाँ से x है, तो क्या होगा? इस आदमी पर इसका खुद का वेट mg नीचे लगेगा और ये प्लैंक इस पर नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लगाएगा, लेट इट बी n। तो ये प्लैंक इस पर नॉर्मल रिएक्शन n ऊपर लगाया, मतलब ये आदमी भी इस प्लैंक पर नॉर्मल रिएक्शन n इधर लगा रहा है, और इस प्लैंक का खुद का वेट कैपिटल mg नीचे लग रहा है। इतने ही फोर्सेस हैं। इस पॉइंट का नाम A दे दो, इस पॉइंट का नाम B दे दो, इस पॉइंट का नाम C दे दो, इस पॉइंट का नाम D दे दो। तो मुझे N1 एज अ फंक्शन ऑफ x ढूंढना है। यहाँ तक कोई दिक्कत? बोलो। नो सर। तो N1 और N2 दोनों, क्या दोनों? सर एक ही फोर्स लगेगा ना N का। क्वेश्चन नहीं देखा ना, लिखा है तुमने, कुछ कुछ बोल रहे हो। क्वेश्चन देखो एक बार। ये इक्वेशन होगा प्लैंक के इक्विलिब्रियम के लिए। होगा? बोलो। यस सर। और दूसरा वाला इक्वेशन होगा मैन के इक्विलिब्रियम के लिए। होगा? Yes. अच्छा, इस n को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो, तो यहाँ से मुझे मिला N1 प्लस N2 इज इक्वल टू कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू जी। ये एक वैल्यू मिल चुका है। जरूरत इसकी है नहीं, बट कुछ भी कैलकुलेट करने को पूछे तो इसके लिए। अब अगर प्लैंक इक्विलिब्रियम में है तो प्लैंक पर नेट टॉर्क 0 होना चाहिए,
है ना? Yes, sir. किस पॉइंट के अबाउट, तो जो मन करे ए सी बी, जिस पॉइंट के अबाउट चाहिए निकाल लो। तो नेट टॉर्क अबाउट ए 0 कर दे, अगर नहीं, मुझे तो N1 चाहिए ना, तो ए के अबाउट 0 करेंगे तो N1 गायब हो जाएगा, ए नहीं यूज करते हैं। बी सी डी जो बोलो, सी कर देते हैं। तो नेट टॉर्क अबाउट सी इज 0, तो सी पर सी के अबाउट N1 का टॉर्क कितना होगा? N1 इंटू 2 होगा। Yes, sir. और किधर, तो सी के अबाउट क्लॉकवाइज होगा, इसका टॉर्क सी के अबाउट क्लॉकवाइज होगा, प्लस एन का टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज होगा, तो एन एंटी क्लॉकवाइज, तो यहाँ से डिस्टेंस कितना होगा? तो यहाँ से यहाँ 5 है, उसमें से ये x है, तो 5 माइनस एक्स होगा। बोलो। Yes, sir. तो n इंटू 5 माइनस एक्स, किधर, तो एंटी क्लॉकवाइज। सी के अबाउट लिखना है ना? हाँ, N2 का टॉर्क लिखेंगे सी के अबाउट, तो ये भी एंटी क्लॉकवाइज होगा, होगा। Yes, sir. तो N2 इंटू 2 दिस इज इक्वल टू 0, ऐसा। n को तो स्मॉल mg लिख सकते हैं, और N1 प्लस N2 को कैपिटल M प्लस स्मॉल mg। अच्छा, ये N2 किधर आया? सॉरी, इसका डायरेक्शन नहीं लिखा, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये सम 0 है, हाँ, ये तीनों का सम 0 है। इसका मतलब ये होगा कि 2n1 इज इक्वल टू 5n माइनस nx प्लस 2n2, ऐसा कुछ होगा। ये दोनों टर्म इसके इधर चला जाएगा, समझा कि नहीं? यस सर। पक्का? यस सर। अच्छा, n1 प्लस n2 कैप स्मॉल n, तो n तो स्मॉल mg है, तो 5 इंटू स्मॉल mg माइनस स्मॉल mg इंटू x प्लस 2, n2 कितना होगा? तो n1 प्लस n2 कैपिटल M प्लस स्मॉल mg है, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू g माइनस n1, ऐसा। एग्जैक्ट वैल्यू की जरूरत नहीं है, ये तो यहाँ तक ठीक है। यस सर। तो इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओगे तो ये हो गया 4n1 इज इक्वल टू 5 स्मॉल mg माइनस स्मॉल mg इंटू x प्लस 2 टाइम्स कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू g, ऐसा कुछ। Yes, sir. तो देखोगे ये कुछ कांस्टेंट ही है, ये कुछ कांस्टेंट ही है ना? तो ये इक्वेशन कुछ ऐसा हो गया, n1 इज इक्वल टू सम कांस्टेंट माइनस सम अनदर कांस्टेंट इनटू x, क्योंकि मुझे तो ग्राफ ड्रॉ करना है, वैल्यूज तो मालूम नहीं, ऐसा कुछ है। यस सर। तो ये ग्राफ से, इस इक्वेशन से हम ये कह सकते हैं कि n वर्सेस x
स्ट्रेट लाइन विथ नेगेटिव स्लोप होगा, दिख रहा है ना? बोलिए। यस सर, यस सर। अच्छा, तो स्ट्रेट लाइन विथ नेगेटिव स्लोप होगा, तो क्या क्या नहीं हो सकता है? तो ऑप्शन ए नहीं हो सकता है क्योंकि इसका स्लोप पॉजिटिव है। ऑप्शन सी नहीं हो सकता है, ऑप्शन डी नहीं हो सकता है ना? ऑप्शन बी होगा मेरा आंसर। इसका स्लोप नेगेटिव दिख रहा है। Yes, sir. अच्छा, दूसरा। हाँ, दूसरा क्या मतलब इतने से काम चलेगा, क्योंकि डी में क्या है कि एन का वैल्यू नेगेटिव है, फिर जीरो हुआ, सॉरी स्लोप नेगेटिव है, जीरो हुआ, फिर पॉजिटिव हुआ, ऐसा है तो आपने ना? कैसे डिटरमाइन किया क्या? कि नेगेटिव स्लोप होगा? अरे ये इक्वेशन दिख रहा है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में x का कोफिशिएंट नेगेटिव है तो यही स्लोप होता है। Yes, sir. यस सर। है ना? सर स्ट्रेट लाइन, क्या हुआ? सर स्ट्रेट लाइन कैसे डिटरमाइन किया, मतलब वो स्ट्रेट ही होगा? सुनो, x इज इक्वल टू 0 पर n1 पॉजिटिव है और x इंक्रीज करने पर डिक्रीज करना चाहिए, इतना तो समझ आ रहा है ना? स्ट्रेट लाइन को मारो गोली, इतना समझ आ रहा है हाँ सर। कि n1 डिक्रीज करना चाहिए x के इंक्रीज करने पर, इतना समझ आ रहा है? हाँ सर। तो इतने से ही देखो, किसमें n1 डिक्रीज हो रहा है x के इंक्रीज करने से, पहले में इंक्रीज हो रहा है, दूसरे में डिक्रीज हो रहा है, तीसरे में फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज है, चौथे में फर्स्ट डिक्रीज देन इंक्रीज है। ओके, हाँ सर। क्लियर है? तो ये दोनों इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडी से रिलेटेड थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था, कॉपी कर लीजिए इसको। कॉपी कर लीजिए और जैसे जैसे हो जाए जाते रहिए। आज के लिए इतना ही। बाय सर, थैंक यू सर। Thank you, sir. Bye, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.